नीति प्रस्ताव का संक्षिप्त में विवेचन कीजिए। यह कहाँ तक भारत के आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को नियंत्रित करने में सफल रहा है। या ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, 1956 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखिए। कैसे भी करके आ सकता है। तो इसके बारे में अब हमको जो है डीप से पढ़ना है। हमें 5 तरीके की पॉलिसीज़ को पढ़ना है और उस 5 में से 2 पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो 1956 की और एक 1991 की। तो हम बात करते हैं अब 1956 की औद्योगिक नीति के बारे में। सबसे पहले कह रहा है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में हुई, जो हमने कल पढ़ा, और 8 वर्षों तक लागू रही, मतलब 1956 तक। 48 से लेके 56, टोटल कितने हो गए? 8 साल। 8 साल के बाद कह रहा है इन 8 सालों में देश के अंदर बहुत कुछ हुआ। जैसे कि क्या क्या हुआ इन 8 सालों में? आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए। जैसे कि 1991 में हमने प्लानिंग को अपना लिया। 1951 में हमने जो है उद्योगों के लिए विकास और नियमन का अधिनियम पास कर दिया। समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य तय किया। भारत का संविधान लागू हुआ। तो कई सारी चीज़ें हुई इन 8 सालों के अंदर। इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रतिपादन प्रमुख थे, जिसके कारण ये महसूस किया जाने लगा कि इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाए। मतलब कि 1948 में जब हमने पहली औद्योगिक नीति को इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, बना दी, उसके बाद हमने 1951 में 2-3 चीज़ें कर दी, ठीक है। हमारा 1950 में 48 में तो बन गई, ठीक है, लेकिन फिर संविधान भी लागू हुआ, तो आज़ादी मिली, फिर संविधान लागू हुआ और संविधान हुआ, तो कई सारी चीज़ें पॉलिसी के बाद हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, आवाज़ सही से नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है, लेकिन आवाज़ कभी रुक रही है, कभी आ रही है, कभी रुक रही है। मंजू, तुम्हें आ रही है या नहीं आ रही है? सर मुझे तो आ रही है। नेट का इशू हो रहा होगा आपका, एक बार देख लो दोबारा। अभी देखो, चलो जब तक आ रही है। तो हुआ क्या, जब हमने पॉलिसी 1948 की पॉलिसी जब हमने बना दी, तो बनाने के बाद क्या हुआ, 3-4 चेंजेस 48 के बाद हुए। जैसे 50 में हुआ, 51 में हुए। तो उन सब चेंजेस को देखते हुए, पॉलिसी तो 48 में बन गई थी, 2-3 चेंजेस 48 के बाद हुए। तो उन सब चेंजेस को देखते हुए ये रियलाइज़ हुआ कि भाई अब पुरानी पॉलिसी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। पुरानी पॉलिसी हमारे जो परिवर्तन हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली सूटेबल नहीं है, हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो हमने 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की, और इस नीति के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे कल हमने पढ़ी थी 1948 की, उसकी 6 विशेषताएं थी। अब इसकी सुनिए। इसमें सरकार ने क्या करा, जो भी चेंजेस 1950 में, 1951 में हुए, उन परिवर्तनों को देखते हुए सरकार ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई। और उसके जो फीचर्स थे, सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, वो है उद्योगों का वर्गीकरण। हमने कल औद्योगिक नीति पढ़ी थी 48 की, उसमें उद्योगों को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था। लेकिन अब जो 1956 की औद्योगिक नीति आई, इसमें उद्योगों को 4 कैटेगरी में नहीं, इसमें उद्योगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो आता है इसके अंदर, ये आता है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के अंदर क्या है, कैटेगरी ए के अंदर 17 उद्योगों को शामिल किया गया, जिसके अंदर कौन कौन से उद्योग हैं, कह रहे हैं इसमें मुख्य रूप से अस्त्र शस्त्र व परमाणु शक्ति, लोहा इस्पात, भारी मशीनें, कोयला, खनिज, ये सब शामिल हैं। लेकिन पहले से स्थापित किए जा चुके व स्वीकृत किए जा चुके उद्योगों का विस्तार व विकास का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहली बात तो कैटेगरी ए की अगर हम बात करें, कैटेगरी ए के अंदर टोटल सरकार ने 17 उद्योगों को रखा, और इन उद्योगों की स्थापना केवल सरकार ही कर सकती थी। अगर कोई प्राइवेट वाला बंदा चाहता है
तो वो इसको ओपन नहीं कर सकता था। केवल सरकारी वाला ही इसको ओपन कर सकता था और कोई भी इसको ओपन नहीं कर सकता था। निजी वाला अगर अगर परमाणु, लोहा, इस्पात, भारी मशीनें, कोयला, खनिज तेल, इन सब का अगर खोलना चाहता तो नहीं खोल सकता था। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर 17 उद्योग और उसकी स्थापना केवल सरकार कर सकती थी। दूसरी कैटेगरी जो है इसमें 12 उद्योगों को शामिल किया गया, जिसमें जिसमें विद्यमान इकाइयां निजी क्षेत्र के अधिकार में रहेंगी, लेकिन नई इकाइयां सरकार द्वारा ही स्थापित की जाएगी। सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त कर सकती है। इस वर्ग में ये चीज़ें जो हैं शामिल की गई हैं। मतलब कि कैटेगरी बी के अंदर टोटल 12 उद्योग थे और कौन कौन से थे वो भी इसने यहाँ पे लिख दिए, जैसे कि एल्युमिनियम है, मशीन, औजार, उर्वरक, सिंथेटिक रबड़, ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसके अंदर क्या है, कैटेगरी बी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कैटेगरी बी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी स्थापना, कैटेगरी बी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी स्थापना निजी और सार्वजनिक दोनों के दोनों जो है ओपन कर सकते थे मिलकर, जिसको मिश्रित कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको जो है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैटेगरी वन के अंदर 17 है जिसकी स्थापना केवल सरकार कर सकती है। कैटेगरी बी के अंदर 12 हैं जिसकी स्थापना निजी और सरकारी दोनों कर सकते हैं मिलकर, जिनको मिश्रित उद्योग कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है आता है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी के अंदर कह रहा है शेष सभी उद्योग इस सूची में शामिल किए गए। मतलब कि ऊपर कैटेगरी वन और कैटेगरी टू को छोड़कर जो भी उद्योग रह गया वो कैटेगरी सी के अंदर है और इनकी स्थापना एक निजी क्षेत्र पे छोड़ दी गई। एक बाकी जितने भी उद्योग बचे वो निजी क्षेत्र ओपन कर सकता था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सरकार का यहाँ लिखा हुआ है निजी क्षेत्र पे छोड़ दिया गया तथा सरकार इन उद्योगों की स्थापना में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगी, लेकिन इन क्षेत्रों के विकास में आवश्यक सहयोग देगी तथा इनके विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां जो है तैयार करेंगी। तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो केवल सरकार कर सकती है। ठीक है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो केवल निजी वाला कर सकता है और कोई नहीं, यहाँ पे सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत सबसे पहली विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहला यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1948 में 4 कैटेगरी में उद्योगों को बांटा गया। 4 कैटेगरी में बांटा गया और यहाँ पे जो है कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? यहाँ पे जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी के अंदर सरकार ओपन कर सकती है, केवल सरकार। दूसरी कैटेगरी के अंदर सरकार और निजी दोनों ओपन कर सकते हैं मिलकर, और तीसरी कैटेगरी के अंदर निजी वाला कर सकता है, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा ज़्यादा। तो सबसे पहली जो विशेषता है 1956 की औद्योगिक नीति की वो है उद्योगों का 3 क्षेत्रों में वर्गीकरण। अब आती है इसकी दूसरी इसके नीचे देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण करते समय यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसा वर्गीकरण बेलोच नहीं है। सरकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक तालमेल स्थापित करेगी। चाहे तो सार्वजनिक क्षेत्र अनुसूची ए में शामिल उद्योगों को निजी क्षेत्रों में सौंप सकती है तथा अनुसूची सी में शामिल उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि सरकार ने तो बोल दिया कि भाई कैटेगरी ए के अंदर जो है ये उद्योग रहेंगे, इसकी स्थापना केवल मैं कर सकती हूँ। कैटेगरी बी के अंदर ये उद्योग रहेंगे, इसकी स्थापना केवल मैं कर सकती हूँ। ठीक है, या हम मिल के कर सकते हैं। और कैटेगरी सी के अंदर निजी वाला कर सकता है। तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं सरकार ने अब ये फिक्स हो गया, पत्थर की लकीर हो गई कि कैटेगरी ए के अंदर जो 17 उद्योग है उसको केवल मैं ही ओपन कर सकती हूँ। सरकार ने बोला कि सिचुएशन को देखते हुए अगर मुझे लगता है कि भाई इसके अंदर कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसको निजी वालों के हाथ में सौंप देनी चाहिए, मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं कैटेगरी ए में से कुछ इंडस्ट्री को निजी वालों को भी सौंप सकती हूँ। अब जैसे कैटेगरी सी है, कैटेगरी सी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ रह गई, कैटेगरी सी के अंदर
जितनी भी इंडस्ट्रीज़ रह गई, सरकार ने बोला वो निजी वाला ओपन कर सकता है, लेकिन सरकार ने बोला अगर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई इसमें मेरी इंटरफेरेंस भी ज़रूरी है, तो सरकार कैटेगरी सी के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको अपने अंडर में भी ले सकती है। मतलब ये नहीं है कि परमानेंट फिक्स हो गया कि भाई ठीक है कैटेगरी ए के अंदर ये है तो ये मेरा ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लैक्सिबल है, सिचुएशन को देखते हुए इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी जो है वो चेंज हो सकती थी। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है उद्योगों का 3 क्षेत्रों में वर्गीकरण। अब आती है बात दूसरे फीचर की इसकी। दूसरा जो इसका फीचर है वो है लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। ये वाला जो फीचर है आपका लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, ये वाला फीचर आपको जो है 1948 की औद्योगिक नीति में भी देखने को मिला होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है ये समझिए। 1948 की औद्योगिक नीति की भांति, देखो इसने लिख दिया, हमने कल भी पढ़ा था वहाँ पे कि उसने भी लघु और कुटीर उद्योगों पर जोर दिया और इसने भी लघु और कुटीर उद्योगों पर जोर दिया। क्या होते हैं बेटा ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो गांव वगैरह में बहुत। कुटीर उद्योगों की बात करें अगर तो जो छोटे मोटे काम होते हैं जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही मिलकर स्टार्ट कर देते हैं तो उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे लाइक मोमबत्ती बनाना, खिलौने बनाना, कोई सामान पैक करना, पंखा बनाना हाथ का, ऐसे छोटे मोटे काम, झाड़ू बनाना, तंबाकू वगैरह पैक करना। तो ये बहुत छोटे मोटे काम हैं, ये परिवार के सदस्यों के साथ ही स्टार्ट किए जा सकते हैं, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। और लघु उद्योग किन्हें कहते हैं? लघु उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिसमें लेबर बाहर से हायर की जाती है। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट जिसमें लगती है उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, SSI। तो 1948 की अभी के टाइम पे तो बेटा 5 करोड़ है, ठीक है, उस टाइम पे 5 करोड़ नहीं थी। उस टाइम पे जो लघु उद्योग की डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती गई है। उस टाइम पे उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता था जिसमें केवल 5 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, लेकिन अभी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है टाइम के अकॉर्डिंगली। अब उन उद्योगों को लघु उद्योग माना जाता है जिसमें मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो। तो जैसे उसने लघु और कुटीर उद्योगों पे दिया ऐसे इसने भी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ये लोगों को काम धंधा प्रोवाइड करते हैं, ये मशीन का कम ह्यूमन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे बेरोज़गारी कम होती है, ये इसका फ़ायदा है। तो इस नीति में भी लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर जो है प्राप्त बल दिया गया, जैसे 48 में दिया गया था। ये भी स्पष्ट किया गया कि सरकार विभेदात्मक कर लगाकर बड़े पैमाने के उत्पादन की मात्रा सीमित करके तथा प्रत्यक्ष सहायता द्वारा लघु और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहित करेगी। देखो बेटा 2 तरीके की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैंने बताई दी आपको, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई बड़े पैमाने की इंडस्ट्रियाँ। तो सरकार ने इनको ये भी बोला कि आप टेंशन ना लो, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम आपको प्रमोट करेंगे। बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उनकी तो आप टेंशन ना लो, उन पे तो हम टैक्स वगैरह लगा के उनका तो हम कंट्रोल कर लेंगे और आपको जो है हम प्रमोट करेंगे, हमारी तरफ से आपको जो है फुल्ली सपोर्ट है। बड़े पैमाने के उद्योग क्या कर रहे हैं उसका कोई टेंशन ना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है विभेदात्मक कर। विभेदात्मक कर का मतलब ये होता है कि विभेद का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट करना। तो बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं या बड़े पैमाने के उत्पादन जो कर रहे हैं उन पे तो टैक्स लगाया जा रहा है, और छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता दी जा रही है, सपोर्ट किया जा रहा है, उन पे कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा। तो इसको कहते हैं भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना, जिससे कि इन उद्योगों की रोजगार क्षमता बढ़े, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने व राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में सहायता मिले। तो दूसरा जो फीचर है इस 1956 की औद्योगिक नीति का वो यही है, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, इसको भी सपोर्ट किया गया 1956 की औद्योगिक नीति में। तीसरा जो इसका वो है और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये है बेटा संतुलित औद्योगिक विकास। संतुलित औद्योगिक विकास का क्या मतलब होता है? संतुलित औद्योगिक विकास का ये मतलब होता है, जैसे मैंने आपको उस दिन में बताया था, 2 तरीके के क्षेत्र होते हैं, एक होते हैं डेवलप्ड और एक होते हैं पिछड़े हुए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ आपको इंडस्ट्री खोलनी है तो आप कहाँ खोलोगे? भाई कोई भी बात है, कोई पागल से भी अगर पूछोगे ना वो भी बोल देगा भाई डेवलप में खोलूँगा, पिछड़े हुए में क्यों खोलूँगा। तो कॉमन सेंस की चीज़ है, पिछड़े हुए जो क्षेत्र होंगे
वहाँ पे आपको बेटा वो फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी जो डेवलप के अंदर है। तो किसी से भी पूछोगे सबके मुंह से डेवलप ही निकलेगा। तो भाई अगर सब डेवलप में ही खोलेंगे तो डेवलप तो और डेवलप हो जाएगा और पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ ही रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या करा कि यार ऐसे तो सभी बंदे डेवलप एरिया के अंदर ही खोलेगा यार, अनडेवलप में कोई खोलेगा ही नहीं। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने चली चालबाजी। सरकार ने इस 1956 की औद्योगिक नीति के अंदर क्या करा, देखिए क्या लिखा हुआ है इस नीति में। यह बात इस एक मिनट रुकिए ज़रा, कह रहा है इस नीति में यह बात जो है स्पष्ट की गई कि सरकार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करेगी जिससे कि संतुलित प्रादेशिक व क्षेत्रीय विषमताएं दूर हो सकेगी। इसके लिए सरकार उन क्षेत्रों में जो है परिवहन की सुविधा देगी, ठीक है, परिवहन की सुविधा देगी, विद्युत की सुविधा देगी व अन्य सार्वजनिक सेवाओं का क्या करेगी, विकास करेगी। सरकार ने क्या करा, अब भाई पिछड़े हुए क्षेत्रों में बंदा इंडस्ट्री कैसे खोलेगा, तो सरकार ने इनको लालच देने के लिए क्या करा, सबसे पहली बात तो सरकार ने बेटा लाइसेंस कर दिया। लाइसेंस क्या कर दिया, सरकार ने ये बोला कि देख भाई बात ऐसी है घर जैसी है, ठीक है, अगर किसी भी नए बंदे को इंडस्ट्री ओपन करनी है तो कर ले, लेकिन पहले मेरे से तेरे को लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, और अगर तू पिछड़े हुए क्षेत्रों में इंडस्ट्री खोलेगा तो लाइसेंस तो तेरे को बहुत आराम से दे दूँगी मैं, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में तू इंडस्ट्री ओपन करे। तो पिछड़े हुए क्षेत्रों में तो लाइसेंस तेरे को यूँ ही मिल जाएगा, लेकिन अगर तू डेवलप में खोलना चाहेगा तो भाई इतनी आसानी से तेरे को लाइसेंस नहीं मिलेगा। सबसे पहली रुकावट कि डेवलप एरिया के अंदर कम से कम इंडस्ट्रीज़ खुलें, क्योंकि डेवलप तो पहले ही डेवलप है ना, उसको डेवलप करके क्या करना है। तो पिछड़े हुए क्षेत्रों में इंडस्ट्री खुले, इसके लिए सरकार बीच में लाइसेंस को लेकर आई कि भाई लाइसेंस व्यवस्था की जाए, पिछड़े हुए क्षेत्रों में आसानी से मिलेगा और डेवलप एरिया के लिए बहुत मुश्किल से। दूसरा, सरकार ने दिया रियायतें, कहते हैं इस चीज़ को, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सरकार ने बोला जो भी बंदा पिछड़े हुए क्षेत्रों के अंदर इंडस्ट्री खोलेगा उसको टैक्स में छूट दूंगी, बिजली भी सस्ती मिलेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी और अन्य सार्वजनिक सेवाएं भी मिलेंगी अगर पिछड़े हुए क्षेत्रों में खोलेगा। डेवलप में अगर खोलोगे तो बेटा टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, बिजली भी महंगी मिलेगी और इसको जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से सरकार ने चालबाजी चली कि भाई डेवलप एरिया में बंदा इंडस्ट्री ना खोले, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास हो कैसे भी करके, पिछड़े हुए क्षेत्रों में इंडस्ट्री ओपन हो। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस और कुछ लालच, जिसको रियायतें नाम से जानते हैं, जिसके अंदर टैक्स है, बिजली, परिवहन और अन्य गवर्नमेंट सर्विसेज, इन सबको इंक्लूड किया जाता है ताकि बंदा अट्रैक्ट हो और पिछड़े हुए क्षेत्रों के अंदर इंडस्ट्री ओपन कर सके। और पिछड़े हुए क्षेत्रों में इंडस्ट्री ओपन होगी तो बेटा वो भी डेवलप होगा, और डेवलप वाला तो डेवलप है ही, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि बैलेंस ग्रोथ हो पाएगी। बैलेंस ग्रोथ का मतलब डेवलप और अनडेवलप दोनों तरीके के एरिया जो हैं उनका विकास हो रहा है। इसलिए इसको संतुलित औद्योगिक विकास कहते हैं कि दोनों ही क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज हैं, दोनों क्षेत्रों की इक्वल की डेवलपमेंट हो रही है। ये इसका तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ फीचर की। फोर्थ में लिखा हुआ है तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण, टेक्निकल और मैनेजमेंट ट्रेनिंग। यह बात स्वीकार की गई कि औद्योगिक विकास के साथ साथ तकनीकी व प्रबंधकीय क्षमता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाए। मतलब कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा जरूरी, जैसे कल भी हमने एक पढ़ा था 48 के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखिए अगर हम 48 का मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ था श्रम प्रबंध एवं संबंध। इन्होंने लेबर मैनेजमेंट पे फोकस किया कि लेबर को किस तरीके से मैनेज किया जाए, जबकि इस वाली औद्योगिक नीति के अंदर क्या किया गया, टेक्निकल और मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे जो है जोर दिया गया कि भाई इंडस्ट्रीज़ के अंदर बंदा सीखे, टेक्निकल नॉलेज उसको आए और मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। वहाँ पे लेबर का मैनेजमेंट है, ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी मैनेजमेंट की बात चल रही है, वहाँ केवल लेबर की बात है। और पूरी की पूरी टेक्निकल नॉलेज
मिले, उसके लिए इंस्टीट्यूट वगैरह जो है, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह जो है ऐसे होने चाहिए जो सब ये सारी की सारी फैसिलिटी क्या कर सकें, ये सारी की सारी फैसिलिटी उपलब्ध करा सकें और लोग सीख सकें। और लास्ट इसका जो है पांचवा, वो है औद्योगिक संबंध। आप चाहो तो बेटा इसके अंदर एक ये भी लिख सकते हो, औद्योगिक रियायतें, ये भी लिख सकते हो आप। औद्योगिक रियायतों के अंदर आप ये लिख देना जो मैंने ऊपर आपको बताया था हेडिंग डाल के, कि सरकार ने पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए कई तरीके की रियायतें भी प्रदान करी, जैसे कि सस्ती बिजली, ठीक है, टैक्स में कंसेशन, सस्ती बिजली, सरकारी सुविधाएं। मतलब ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली इसके लिए सरकार ने उन क्षेत्रों में ये वाली लाइन आप अगली हेडिंग के साथ जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पॉइंट बना सकते हो एक और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नीति में औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएं व प्रोत्साहन देने के साथ साथ उनकी कार्य कुशलता एवं रहन सहन के स्तर में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया। इसके अतिरिक्त औद्योगिक संबंधों को मधुर बनाने के उद्देश्य से उद्योगों में संयुक्त परामर्श तथा प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की भी योजनाएं लागू करने की बात कही गई। इसका मतलब क्या है बेटा, बहुत ये भी बेटा कल जैसा ही पॉइंट है सेम। इसका मतलब क्या है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब ये है कि भाई जो वर्कर, इंडस्ट्री के अंदर काम कौन करेगा, इंडस्ट्री के अंदर काम जो करेगा वो करेगा वर्कर, ठीक है। तो उस वर्कर करेगा काम, तो वो काम कम से कम समय में अच्छे से अच्छा काम कर सके, उसकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज़ हो सके। कार्य कुशलता का मतलब एफिशिएंसी, वो कम से कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी, कार्य कुशलता। और उसका रहन सहन अच्छा हो सके, मतलब अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ठीक कर सके, उसके लिए कई सारे काम किए गए। और प्लस सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर और इंडस्ट्री और वर्कर के बीच में अच्छे रिलेशन बिल्डअप हो सकें, उसके लिए क्या लिखा हुआ है कि मालिक के बीच में, आप ये भी समझ सकते हो, मालिक के बीच में और कर्मचारियों के बीच में अच्छे संबंध इस्टेब्लिश हो सके, अच्छी बॉन्डिंग रहे, अच्छे रिलेशन रहें। उसके लिए क्या किया गया, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। मतलब क्या होता है इसका, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, इसका ये मतलब होता है कि भाई अगर आपके मैनेजर को, आपके बॉस को कुछ भी काम करना है, ठीक है, तो एक चीज़ होती है कि आपका मैनेजर अपनी अपनी चला रहा है, ठीक है, वो आपको ये सोचता है कि ये तो मेरा वर्कर है, ये तो मेरे से नीचे काम करता है, इसको तो कोई अकल ही नहीं है, इससे मैं क्या सलाह लूँगा, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो बेअकल है। अगर वो ऐसा सोचता है तो बेटा बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन एक दूसरा मालिक है, वो क्या करता है, वो कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले अपने वर्कर से कंसल्ट करता है कि मुझे ये काम करना है और क्या ऐसा करना ठीक रहेगा, ऐसा कर लूँ। पहले अपने वर्कर से कंसल्ट करता है कोई भी फाइनल डिसीज़न लेने से पहले। तो आप खुद बताएंगे कि भाई कौन सी कैटेगरी के, कौन से वर्कर ज़्यादा खुश रहेंगे। भाई सिंपल सी बात है, सेकंड कैटेगरी वाला जो बंदा है उसकी इंडस्ट्रीज़ के जो वर्कर हैं वो ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, उनके रिलेशन, उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ के वर्कर ये सोचेंगे कि यार हमारे बॉस को कुछ भी करना होता है, कुछ भी डिसीज़न लेना होता है, वो पहले हमसे पूछते हैं, हमसे कंसल्ट करते हैं, बिना हमसे कंसल्ट करे कुछ भी डिसीज़न नहीं लेते। तो वो सोचेंगे यार, वो फिर जब हम ऐसे वर्कर को किसी भी डिसीज़न में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो बेटा वो फिर काम को अपना समझ के करने लगते हैं कि ये हमारा काम है, हमारा ही है, और छुट्टियां भी कम करते हैं, अच्छे कम से फालतू के ब्रेक नहीं लेते, 100% एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। तो इस तरीके के रिलेशन बिल्डअप हो सकें, इसलिए श्रमिकों को प्रबंध में, काम में, कोई भी डिसीज़न लेने में इन्वॉल्व किया गया, ताकि अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हैं बिल्डअप हो सके। तो ये इसके 5 फीचर हैं 1956 की। तो इस योजना से ये स्पष्ट है कि 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने की योजना बनाई गई। वह 1948 की नीति की तुलना में अधिक स्पष्ट, उदार व व्यवहारिक थी। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के
पर्याप्त विकास की भी बात की गई। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों का साथ साथ विकास करने की बात को इसमें स्वीकार किया गया। पहली वाली जो थी उसमें भी बेटा मोस्टली सरकार का ही इंटरफेयर था, और दूसरी वाली जो है इसमें भी मोस्टली सरकार का ही इंटरफेयर है। प्राइवेट वाला बस पीछे वाली में क्या था, पीछे वाली में मोस्टली जो निजी वाला था उस पर कंट्रोल तो था, यहाँ पे भी कंट्रोल है। यहाँ पे तो उल्टा लाइसेंस कर दिया था कि भाई बिना मेरे लाइसेंस लिए आप इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते। ऐसा सरकार ने इसलिए किया था ताकि पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास हो सके। बेटा ये 1956 की औद्योगिक नीति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही एक बारी को 70, 77, 80, 90 कोई सी आए या ना आए, लेकिन 1956 और 1991 इन दोनों को तो जो है बहुत ही अच्छे से करके चले जाइएगा। अंजलि इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? अब देखिए, अब हम बात करते हैं, हमने दो पढ़ ली हैं, एक है 48 की और एक है 56 की। अब हम बात करते हैं 1977 में क्या हुआ। कह रहा है भारत सरकार द्वारा 1977 में घोषित औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। होता क्या गया बेटा, टाइम टू टाइम सिचुएशन से चेंज होती गई। अब 1956 में लागू करी थी, 1956 में लागू करी थी, तो 56 के बेटा 20 साल बाद, 21 साल बाद, बल्कि 21 साल बाद। अब सिंपल सी बात है बेटा, 20 साल में तो बहुत कुछ चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो भाई फिर ये रियलाइज़ हुआ कि भाई यार अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, पॉलिसी पुरानी हो गई है, बहुत सारे चेंजेस किए गए होंगे। 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश का पर्याप्त औद्योगिक विकास हुआ। कह रहा है 1956 की जो थी 20 सालों में हमने उसको अडॉप्ट रखा। पहली वाली जो थी वो तो 8 साल में ही ख़त्म हो गई, ये 20 साल तक चली, तो इससे भाई डेवलपमेंट हुई। लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था के पूर्ण विकास में कुछ अवरोध प्रकट होने लगे, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि हुई, ग्रामीण शहरी विषमता। तो 1970 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार हुई, और जनता सरकार ने 23 दिसंबर 1977 को अपनी नई औद्योगिक नीति की क्या कर दी, अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी। क्यों कर दी? बेसिकली 2-3 रीज़न है। सबसे पहला तो उस टाइम पे जो है बेरोज़गारी में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो रही थी, सबसे पहला। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण शहरी विषमता। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अभी तक हम जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं तो हमने उसमें देखा बेटा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पे ध्यान तो दे रही थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, कर रही थी, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मोस्टली जो सर्विसेज हैं, मोस्टली जो इंडस्ट्रीज हैं शहरी क्षेत्रों में ही ओपन हुई, जिसकी वजह से शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ, विषमता। विषमता का मतलब है कि भेदभाव होने लगा। जैसे कि आप आज भी देखते हैं, आज भी आप देखते हैं बेटा मोस्टली हॉस्पिटल कहाँ ओपन है, शहरों में, जबकि पॉपुलेशन का एक लार्ज पोर्शन जो है वो गांव में रहता है। अस्पताल शहरों के अंदर है, लोग शहरों से गांव से शहरों की तरफ आते हैं। स्कूल देख लीजिए, मोस्टली कहाँ ओपन है, शहरों में ओपन है। गांव में इतने अच्छे स्कूल नहीं है, इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो विषमता तो अभी भी है, ये उस टाइम पे भी था, अब भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये रियलाइज़ हुआ कि ठीक है 1956 की औद्योगिक नीति ठीक थी, विकास भी हो रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा, थोड़े बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है, वो कर लेते हैं तो फिर हो जाएगा। तो हमने फिर कर दिया। इसने भी क्या करा बेटा, भाई अब उसने बोला ग्रामीण शहरी विषमता हो रही है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों पे ज़्यादा विकास नहीं किया जा रहा, तो भाई अपना मेन मुद्दा तो छूट ही नहीं सकता, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, ये तो करना ही है। ये तो तीनों की तीनों पॉलिसियाँ लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर ही बल दे रही है कि भाई कैसे भी करके ऐसी इंडस्ट्रीज़ ओपन हो, क्योंकि लोगों को बेटा काम धंधा देती है। सबसे पहली बात, काम धंधा देती हैं तो बेरोज़गारी कम होगी, और दूसरा ये मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों का भी फिर विकास होता है। तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है मोस्टली जो जिसके लिए ये इंडस्ट्रीज़ ये पॉलिसी बनाई गई वो इसी से ही दूर होगी। इनको प्रमोट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या लिखा हुआ है कि सभी इन दिक्कतों को दूर करने के लिए इस नीति में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर जो है, लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर जो है प्राप्त बल दिया गया।
नीति में ये कहा गया कि अभी तक औद्योगिक नीति का बल मुख्यतः बड़े उद्योगों पर लगा, लघु और कुटीर उद्योग तो पूर्णतः उपेक्षित रहे और जो छोटे उद्योगों का कार्यभार जो है वो मामूली रहा। इसका क्या मतलब है, कह रहा है अभी तक हमने जो पीछे दो पॉलिसी को अडॉप्ट किया है वो मोस्टली बड़े पैमाने के उद्योगों पर ज़्यादा फोर्स करती थी, ज़्यादा बल देती थी, और लघु और कुटीर बेटा दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, कहीं एक ही वर्ड सोचो इसको। कुटीर उद्योगों का मतलब मैंने आपको बताया कि जो घर में ही काम स्टार्ट हो जाते हैं, बाहर से किसी वर्कर को हायर नहीं करना पड़ता, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही स्टार्ट हो जाता है काम। और लघु उद्योगों में वर्कर बाहर से हायर होता है, पैसा भी लगता है, मशीन भी लगती है। कुटीर में मशीन नहीं लगती है बेटा। तो कह रहा है कि जो कुटीर उद्योग है वो तो चलो, कुटीर उद्योग जो है उनको तो टोटली इग्नोर ही किया गया था, और जो लघु उद्योग हैं, छोटे पैमाने के उद्योग या लघु उद्योग एक ही चीज़ होती है, और जो लघु उद्योग है वो ठीक है थोड़ा बहुत चल रहा था जैसा था, इतना बड़े पैमाने पे नहीं था जितना कि बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए इस संबंध में सरकार की नीति यह रही कि जो कुछ भी लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पन्न हो सकता है निश्चय ही उनके द्वारा बनाया जाना चाहिए। इस नीति के अनुसार लघु उद्योगों का पर्याप्त विकास करने के लिए उसको जो है 3 भागों में बांट दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका ये मतलब है ये दोनों ही जो प्रॉब्लम है बेटा, बेरोजगारी और ग्रामीण शहरी, ये मोस्टली लघु और कुटीर उद्योगों से ही दूर होंगी। तो सरकार ने क्या बोला कि भाई जो चीज़ें ये दोनों इंडस्ट्रीज़ बना सकती हैं ना, वो यही बनाएंगी बस, और कोई नहीं बनाएगा, यही बनाएंगी, इनके अलावा और कोई नहीं। इसके लिए क्या हुआ, इनके अंदर बेटा अलग अलग तरीके की कैटेगरी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, हर काम के लिए किसी के लिए मशीन चाहिए, किसी के लिए नहीं चाहिए। तो सरकार ने इनको 3 जगह क्लासीफाई कर दिया। पहला हुआ कुटीर व घरेलू उद्योग, जो कि बड़े पैमाने पर स्वरोजगार उपलब्ध कराते हैं, मतलब कि ये तो वही है, अपने घर में ही काम स्टार्ट कर दिया, सबसे पहला। दूसरा है टीनी सेक्टर, अणु क्षेत्र। इस क्षेत्र में मशीनरी व साज सज्जा 1 लाख रुपए तक विनियोग वाली ऐसी इकाइयों को शामिल किया जाएगा जो 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 से कम आबादी वालों इलाकों में स्थित हो। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसके लिए 1 लाख रुपए से कम की ज़रूरत है। और तीसरा है लघु उद्योग, इसमें 10 लाख रुपए तक की निवेश वाली सारी की सारी इंडस्ट्रियाँ तथा 15 लाख रुपए तक पूंजी विनियोग वाली इकाइयाँ जो हैं शामिल की गई। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 लाख बस। देखिए जी, तो कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हो सके, उसके लिए सरकार ने क्या करा, उसके लिए सरकार ने जो है उद्योगों को 3 उसमें जो है क्लासीफाई कर दिया। पहला कुटीर उद्योग, दूसरा टीनी सेक्टर, और जो है तीसरा जो है वो है लघु उद्योग। और जो कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग नॉर्मल हैं, जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही मिलकर जो है स्टार्ट हो जाते हैं। टीनी सेक्टर के अंदर वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ को शामिल किया गया जिसमें 1 लाख रुपए तक का निवेश होगा, काम स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे सेक्टर में ओपन होंगी जहाँ पे 50,000 से कम लोग रहते हैं, ठीक है। और तीसरे के अंदर लिखा हुआ है इसमें 10 लाख रुपए तक की पूंजी विनियोग वाली तथा अनुषंगी उद्योगों में 15 लाख रुपए तक की पूंजी विनियोग वाली इकाइयों को शामिल किया गया। मतलब कि जो थर्ड वाला है स्मॉल स्केल, इसमें 2 तरीके की कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ हैं, एक ऐसी जिसमें 10 लाख रुपए लगेंगे और एक दूसरी जिसमें 15 लाख रुपए तक लगेंगे। तो सबसे पहले तो सरकार ने इस पॉलिसी के अंदर लघु उद्योगों को ही क्लासीफाई कर दिया, लघु उद्योगों को क्लासीफाई किया गया बेटा यहाँ पे, जबकि पीछे हमने जितनी भी पढ़ी हैं वहाँ पे सभी इंडस्ट्रीज़ की बात चल रही थी, लघु और कुटीर दोनों। यहाँ पे हमने लघु उद्योगों को क्लासीफाई करा है। अब क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इनके विकास के लिए इस नीति में निम्न कदम उठाए गए। लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं की जो है सूची का विस्तार करके इसमें 504 वस्तुओं को जो है शामिल किया गया तथा मार्च 1978 तक इस सूची का विस्तार करके इसमें 807 मदें शामिल की गई। पहले यह संख्या केवल 180 थी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये है कि भाई पहले
हमने बोला भाई कैसे भी करके लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों का विकास करना है। तो पहले सरकार ने इनके लिए केवल 180 वस्तुएं जो हैं आरक्षित कर रखी थी। इसका मतलब ये है कि 180 वस्तुएं केवल लघु उद्योग बना सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं बना सकता और किसी को परमिशन नहीं है इन वस्तुओं का उत्पादन करने की। लेकिन बाद में हमें क्योंकि इनका विकास करना था ज़्यादा से ज़्यादा, फिर सरकार ने और वस्तुओं को इसके अंदर शामिल किया और अब जाके 1977 में हमने जो है पॉलिसी को लेकर आए और 1978 में इन वस्तुओं की संख्याओं को बढ़ाकर 807 कर दिया गया। मतलब कि 807 तरीके की वस्तुएं केवल लघु उद्योग ही उत्पादित कर सकते हैं और किसी को भी उन वस्तुओं का उत्पादन करने की कोई परमिशन जो है नहीं है। बाकी लघु उद्योगों की तकनीकी, वित्तीय व बिक्री संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से 4 वर्ष के अंदर अंदर प्रत्येक जिले में जिला औद्योगिक केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर की जो है स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कि जो लघु उद्योग होते हैं उनके पास बेटा पैसों की दिक्कत होती है, टेक्नोलॉजी की दिक्कत होती है, अपने माल को बेचने की दिक्कत होती है, कई तरीके की प्रॉब्लम जो है लघु उद्योग फेस करते हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने बोला कि हम 4 साल के अंदर अंदर हर ज़िले के अंदर क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर होगा। ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर क्या करता है, इन उद्योगों को जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, चाहे वो पैसों की दिक्कत हो तो बेटा इनको बहुत ही चीप रेट पे जो है लोन अवेलेबल कराता है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो वो भी जो है इनके लिए काम करता है। बाकी यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इनका माल अपने देश में भी बिके ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे देशों में भी इनका माल बिक सके, इसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो है काम करते हैं। शॉर्ट में इसको DIC के नाम से जानते हैं। तो सरकार ने इन उद्योगों की स्थापना के लिए DIC की स्थापना की और इन दोनों पॉइंटों में पहले में लिखा हुआ था कि जो वस्तुएं केवल 180 आरक्षित थी जिनका उत्पादन ये कर सकते उसको बढ़ाकर 860 कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है ये प्रोड्यूस कर सके और इनका विकास हो। और ये जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए DIC को इस्टेब्लिश किया गया, ताकि ये जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो जो है दूर हो सके। अब देखिए उसके बाद आता है यहाँ पे लिखा हुआ है रोल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पे लिखा हुआ है अब लघु उद्योगों का तो विकास करना है, लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनका क्या करना है। कह रहे हैं नीति कथन के अनुसार बड़े उद्योगों में घरेलू तकनीकी को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि दूसरे देशों की कोई टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, घरेलू तकनीक का ही यूज़ किया जाएगा। इनका योगदान जनसंख्या को मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, लघु व ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों का व्यापक विस्तार में सहायता करना और कृषि क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाना होगा। मतलब कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें जो लोगों को चाहिए, ठीक है, और लघु व ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों के व्यापक विस्तार में सहायता करना। मतलब कि शहरी क्षेत्रों में तो इंडस्ट्रीज़ ओपन हो ही हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सके और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं जिससे कृषि क्षेत्र का भी विकास हो, जैसे कि लाइक ट्रैक्टर है, थ्रेसिंग मशीन्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। अब क्या लिखा हुआ है, इस नीति में बड़े उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया। यहाँ पे बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ क्लासिफिकेशन किसका हो रहा है। ऊपर हमने पढ़ा है लघु उद्योगों का और यहाँ पे अब किसकी बात चल रही है, बड़े पैमाने के उद्योगों का। तो यहाँ पे इसको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला है आधारभूत उद्योग, जो कि लघु व ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए आवश्यक हैं। मतलब कि लाइक जो स्टील का काम करते हैं, धातु का काम करते हैं, सीमेंट, चूना, पत्थर, इन सब का जो काम करते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग कहते हैं। जो रोड, ब्रिज, सड़कें ये सब बनाने के लिए काम करते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। कैपिटल इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, पूंजीगत उद्योग जो मशीन वगैरह का काम करती है।
उनको कैपिटल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तीसरा जो होता है वो है उच्च तकनीकी उद्योग, इसके नाम से ही पता चल रहा है, उस तकनीकी वाले उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता है तथा जो कृषि और लघु उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, पेट्रोल, रसायन आदि, उनको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया। और लास्ट है अन्य उद्योग। इस क्षेत्र में वैध उद्योग शामिल हैं जो आरक्षित नहीं हैं तथा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक हैं, जैसे मशीनी यंत्र, कार्बनिक व अकार्बनिक रसायन। तो यहाँ पे लघु उद्योगों को भी 3 उसमें क्लासीफाई कर दिया गया और बड़े पैमाने के उद्योगों को भी 4 उसमें क्लासीफाई कर दिया गया। और सी इसका फीचर है, बड़े औद्योगिक घराने। सरकार की नज़रों में बड़े औद्योगिक घरानों का विकास उनके आंतरिक साधनों की तुलना में बहुत अधिक हुआ है। इसमें सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की पूंजी बड़ी मात्रा में जो है लगी हुई है। अंततः इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। भविष्य में इन औद्योगिक घरानों का विकास निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर जो है वो किया जाएगा। इसका मतलब, ये तो आधा दिख रहा है, ये तो अभी देखिए, इसका मतलब ये है कि भाई ये लिखा वो भी तो नहीं है। पहली बात तो सरकार ने इनके लिए जो है यहाँ पे लाइसेंस लिखा होगा मेरे ख्याल से, नए उद्योगों की स्थापना के लिए शायद लाइसेंस लिखा है यहाँ पे। और हमने एक जो है एक्ट पास कर दिया, MRTP एक्ट, इसको मोनोपोली राइट कहते हैं कि भाई इसमें केवल सरकार का ही अधिकार होगा और किसी का नहीं। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिए कई तरीके के प्रतिबंध इस एक्ट के अंदर जो है लगाए गए थे, MRTP एक्ट के अंदर। नए उद्योगों की स्थापना व विद्यमान इकाइयों का विस्तार करने के लिए वित्तीय साधनों पर निर्भर करना। और इस पॉइंट को आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अगर आप काटना चाहते तो काट सकते, ये तो दिख भी नहीं रहा है एक तो आधा। अगला देखिए, अगला है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कह रहा है इस क्षेत्र के आधारभूत व सामरिक महत्व के उद्योगों का विकास करने के साथ साथ निम्न क्षेत्रों का विकास करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा, जैसे कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखना, जो कि कंज्यूमर को चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जिसके बिना गुजारा नहीं है। ऐसी वस्तुओं के प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना, ऐसे वस्तुओं की प्रोडक्शन की सप्लाई करना, सहायक व लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देना। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकारी, पब्लिक। तो सरकार इनकी कुशलता और लाभदायकता में वृद्धि करने के प्रयास करेगी तथा इन उद्योगों से पेशेवर प्रबंधकों का विकास किया जाएगा। मतलब कि इन दोनों कैटेगरी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, सरकार उनको क्या करेगी, सरकार उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए और इनके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी, इनको प्रमोट करेगी और इनके मैनेजर्स जो भी हैं उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से हो सके उस पर जो है जोर देगी, जो भी इन दोनों कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं, इन दोनों कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर लिखा हुआ है घरेलू तकनीक। घरेलू तकनीक का मतलब क्या होता है, सरकार जहाँ तक संभव होगा घरेलू तकनीक का उद्योगों में प्रयोग करेगी। जिन क्षेत्रों में घरेलू तकनीक का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, केवल वही विदेशी तकनीकी के प्रयोग को प्राथमिकता देगी, लेकिन ऐसा करते समय विदेशी तकनीकी पर निर्भरता को धीरे धीरे कम किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस भी मशीन, जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, 2 तरीके की होती है, एक है डोमेस्टिक, एक है फॉरेनर। तो मोस्टली तो हम अपने ही देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनें, उसका यूज़ करेंगे। जितना हो सकेगा दूसरे देशों से मशीन वगैरह का आयात जो है नहीं करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि नहीं, डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी उस गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, दूसरे देशों से आपको टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके हम जो है ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। अपना घरेलू ही तकनीक को यूज़ कीजिए। और अगर ले भी रहे हो दूसरे देशों से, तो ऐसा नहीं आप पूरे उस पर डिपेंड ही हो जाओ कि नहीं अब तो हम इसी से ही लेंगे, यही करते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें धीरे धीरे करके उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है। तो टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे जो फोकस किया गया है
वो है डोमेस्टिक, दूसरे देशों से कोई आपको आयात नहीं करनी है टेक्नोलॉजी, जो करना है खुद करना है, इसी से ही लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना है, बाकी ये छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अदर प्रोविज़न। तो इसके अंदर बेटा, इस पॉलिसी के अंदर जो 1977 की है, ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी जो बेसिकली बनाई गई है ना, ये लघु और कुटीर उद्योगों के ऊपर बनाई गई है। लघु और कुटीर उद्योग कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है, लघु और कुटीर उद्योग कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास कर सकें, उसके ऊपर ये पॉलिसी है पूरी की पूरी, कि भाई कैसे भी करके ग्रामीण क्षेत्रीय विषमता दूर हो सके और बेरोज़गारी जो है वो कम से कम हो सके। बस ये वाली पॉलिसी फोकस करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री पे।